नमस्कार दोस्तों, स्टडी एज में आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका ये है सेट नंबर 7। तो इससे पहले मैंने 120 क्वेश्चन करा चुका हूँ सेट 6 तक, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो ये है उसी कड़ी में सेट नंबर 7। इसमें हम करेंगे 121 से लेकर 140 तक के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 121। ये कह रहा है कि सुनामी जो है, सुनामी का प्रभाव कौन से क्षेत्र में नहीं हुआ था। ठीक है, इज़ नॉट मतलब यहाँ पर नहीं हुआ था। इनमें से बताना है आपको कौन से क्षेत्र में सुनामी का प्रभाव नहीं हुआ था। तो कोस्टल एरिया ऑफ बर्मा, तो बर्मा क्या है, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। तो बर्मा म्यांमार में आई थी सुनामी, उसने यहाँ पर काफ़ी प्रभाव जो तबाही मचाई थी। मान लो ये मैप है पेनिनसुलर इंडिया का, तो इस साइड जो है सुनामी का कहर बरसा था। ये है म्यांमार यहाँ पर, तो इस साइड वाले एरिया में जो है सुनामी का प्रभाव था, इस साइड नहीं था। तो बे ऑफ बंगाल, तो हाँ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है इस साइड, तो यहाँ पर भी प्रभाव पड़ा था। और कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात है यहाँ पर, तो गुजरात के तटीय क्षेत्र में इसका सुनामी का प्रभाव नहीं पड़ा था। तो हमारा आंसर है कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। विच सी मैक्सिमम सैलिनिटी, सैलिनिटी होता है लवणता, तो कौन से सागर की लवणता सबसे ज़्यादा है या उसका पानी जो है सबसे खारा कहाँ पर है। तो डेड सी, रेड सी, इंडियन सी या फिर अरब सागर। तो डेड सी का खारापन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। और हम बात करें परसेंटेज की, तो 34%, लगभग 34% लवणता जो है मृत सागर की पाई जाती है। और मृत सागर का पानी जो है वहाँ का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब घनत्व, इसलिए वहाँ पर कोई भी डूबता नहीं है। ठीक है, वहाँ पर तैराकों का डूबना असंभव सा है। और एशिया महाद्वीप का सबसे निचला भाग है डेड सी। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं मैप में। ये है वर्ल्ड मैप, इसमें हम देखेंगे ये है भारत, और भारत की स्थिति है एशिया में सबसे दक्षिण में। तो एशिया के दक्षिण में स्थित है भारत। और जब मैं वेस्ट में जाता हूँ, भारत के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता हूँ, तो ये है पाकिस्तान, फिर आएगा ईरान, और इसके बाद जब हम जाएंगे तो ये है सारी हैं गल्फ़ कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। इससे वेस्ट में जाएंगे हम, तो यहाँ पर एक देश है जॉर्डन, ये देख सकते हैं आप जॉर्डन। जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है जॉर्डन और ये है इज़राइल, और इज़राइल और जॉर्डन के बीच में आपको दिखेगा यहाँ मृत सागर या डेड सी। तो ये इसकी लोकेशन है। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर फ्रॉम द फॉलोइंग्स। इनमें से प्राइमरी कलर्स कौन सा नहीं है। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, प्राथमिक कलर रेड, ग्रीन और ब्लू। इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं जो कोनों में है वो सब है प्राथमिक कलर्स या प्राइमरी रंग। ये हैं रेड, रेड मतलब लाल, लाल, हरा और नीला है प्राथमिक रंग। और जो मैंने ये भुजाओं में लिखे हैं ये सब हैं द्वितीयक रंग। ठीक है, सेकेंडरी कलर्स। तो रेड और ग्रीन को हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो बनेगा येलो, और रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा मैजेंटा, और ग्रीन और ब्लू को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो बनेगा श्यान। तो ये सारे हैं द्वितीयक कलर और ये सारे हैं प्राथमिक कलर्स। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं रेड भी है, ब्लू है और ग्रीन है, तो ये सब है प्राथमिक कलर। ब्लैक जो है प्राथमिक कलर नहीं है। और दो कलर मिलाने पर यदि श्वेत रंग बनता है, वो कलर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं या फिर पूरक, हिंदी में बोलते हैं पूरक। अगला प्रश्न है हु डिस्कवर्ड दैट लाइफ इज़ इन प्लांट्स एंड ट्रीज। पेड़ पौधों में जीवन की खोज किसने की थी। ये किया था J.C. बोस। ठीक है, इनका नाम है जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु। इन्होंने खोजा था पेड़ पौधों में जीवन। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। एक बाइट में होते हैं 8 बिट, और 1024 बाइट्स मिला के बनता है 1 KB, और 1024 KB को मिलाकर बनता है 1 MB, और 1024 MB इक्वल्स टू होता है 1 GB। ठीक है, और 1024 GB इक्वल्स होता है 1 TB या टेराबाइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी भाषा कितने डिजिट की होती है। इसमें डिजिट कितने होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, और बाइनरी भाषा जो है 2 अंकों से मिलकर बनी होती है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, और इसे मशीन भाषा भी कहते हैं या मशीन लैंग्वेज। इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है सुपर कंप्यूटर। और भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। कब किया गया था, 1956 में। और कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे ऑफ कंप्यूटर। और भारत का जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम।
परम ये बनाया था सीडैक कंपनी ने, सीडैक जो कि पुणे में है। और सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और इसके अलावा एक और सुपर कंप्यूटर है जो कि अनुपम सीरीज़ का है। तो अनुपम सीरीज़ का कंप्यूटर बनाया था बार्क ने, BARC, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया था अनुपम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर और सीडैक ने बनाया था परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर्स। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी नहीं है? ये है पेंट ब्रश। बाकी बेसिक जावा, यहाँ है जावा, ठीक है, जावा और C++, ये सब है कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर में होता है एक हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है, ठीक है। जिस प्रकार जो हमारा शरीर है उसमें यदि जान नहीं होगी तो हमारा शरीर कोई मतलब का नहीं है। इसी प्रकार हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है सॉफ्टवेयर के बिना। तो हार्डवेयर जो है चलता है सॉफ्टवेयर से और सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कंप्यूटर की आत्मा। हार्डवेयर को छू सकते हैं आप, लेकिन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, ठीक है। जो सामने दिखता है वो तो हार्डवेयर है, लेकिन जो इसमें काम करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, जो एप्लीकेशन वर्ड, जैसे वर्ड फाइल है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। इसमें आप गेम, मान लो आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। ईमेल भेज रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र से, ये सारे हैं सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम्स का समूह है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है। और प्रोग्राम क्या है? निर्देशों का समूह। जिस बहुत सारी कमांड्स जो हैं लिखी जाती हैं कंप्यूटर की भाषा में, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लिखने की प्रोसेस कहलाती है प्रोग्रामिंग। और प्रोग्राम को जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम की भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये सारी हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर जो है केवल मशीनी लैंग्वेज को पढ़ता है या समझ सकता है, ठीक है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, 1 और 0। ये डिजिट है, 2 डिजिट बाइनरी अंक कहलाते हैं ये 1 और 0। सिर्फ हमारा कंप्यूटर इनको समझ सकता है। तो जब असेंबली लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखा जाता है तो मान लो ये असेंबली लैंग्वेज है और फिर यहाँ पर ये है कंप्यूटर। तो असेंबली लैंग्वेज को एक सॉफ्टवेयर जो है कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझता है। उसी प्रकार एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और या फिर इंटरप्रेटर, 2 चीज़ें होती हैं, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रख लो आप कि कंपाइलर जो है कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, या फिर इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज को करता है असेंबलर। और जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है वो है फोरट्रन, FORTRAN। इसका फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये होता है मेजर ध्यानचंद का बर्थडे, ठीक है। ये हैं हॉकी के महान प्लेयर और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। और पूरे भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, 526। दूसरे नंबर में हैं कर्नाटक में 524 और फिर उत्तराखंड में है 442। और 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज़्म डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और नेशनल टूरिज़्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और 27 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, और ये मनाया जाता है CV रमन की याद में। CV रमन ये कौन थे? ये थे भौतिक शास्त्री जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, और इसलिए हम जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। पोलो टीम में कितने प्लेयर होते हैं? पोलो टीम में होते हैं 4 प्लेयर, और 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी में, कबड्डी और वाटर पोलो। तो वाटर पोलो और कबड्डी में होंगे 7। 8 प्लेयर होते हैं जिम्नास्टिक में, और 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में। इसके अलावा 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में और फुटबॉल में और फिर हॉकी, ठीक है। तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में होते हैं 11 प्लेयर, और रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15। तो सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं एक टीम में रग्बी फुटबॉल में, वो रग्बी फुटबॉल। इसके अलावा 9 प्लेयर किस में होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं खो खो और बेसबॉल,
माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी जुंको तबई, ठीक है। और ये कौन से देश की थी? जापान की थी। और वैलेंटीना तेरेस्कोवा ये कौन थी? ये थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। जो पहली महिला विश्व में अंतरिक्ष में गई थी वो थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। और बछेंद्री पाल कौन थी? ये भारत की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट में पहली बार गई थी। और चंद्रमा में जाने वाला पहला व्यक्ति पूछे तो वो कौन है? ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये था यूएसए का। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन, और ये थे रशिया के। फैथोमीटर एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज़ जो है क्या चीज़ मेज़र करने के लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है, ओशियन डेप्थ। तो समुद्र की गहराई मापते हैं हम फैथोमीटर से। और भूकंप किससे मापते हैं हम? भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ से। वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर। इसके अलावा तापमापी से मापते हैं तापमापी या थर्मामीटर से। और एक यंत्र है हाइड्रोमीटर। कोई भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी या घनत्व मापेंगे हाइड्रोमीटर से। और दूध का घनत्व या डेंसिटी मापते हैं हम लैक्टोमीटर से। डेंसिटी ऑफ मिल्क। इनमें से कौन सा रक्त समूह या ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है? ठीक है, यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक प्रदाता। तो ये होता है ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव। और ए बी पॉजिटिव वाला जो है, ए बी पॉजिटिव वाला सर्वग्राही होता है। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो ब्लैक पर्ल संबंधित है गोल्फ खेल से। अगला प्रश्न है नर्मदा वैली जो है कौन सी माउंटेन रेंज के बीच में पड़ती है या कहाँ पे स्थित है? तो ये है सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में। तो ये है सतपुड़ा के पहाड़ मध्य प्रदेश में, और ये हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ यहाँ से पूरी यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच में है नर्मदा घाटी, आप देख सकते हैं मैप में। और ये है बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये है मध्य भारत का पठार, ये है बुंदेलखंड, और ये है मालवा रीजन। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर पूरी ये सारी हैं विंध्य की पहाड़ियाँ, और ये हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और बीच में है नर्मदा घाटी जहाँ से नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ, ठीक है, ओर मतलब होता है अयस्क। तो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का अयस्क या कच्ची धातु। तो और आयरन का अयस्क है हेमेटाइट। इनमें से कौन से संविधान संशोधन में मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इसमें जो है वोटर्स की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? ये किया गया था डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश। और इसके अलावा 2-3 और याद कर सकते हैं, जैसे राजा चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित थी। और एक और है सुरेश तेंदुलकर समिति, वो थी गरीबी से संबंधित। और आबिद हुसैन समिति संबंधित थी लघु उद्योग। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। राजा चलैया समिति थी कर से संबंधित, ठीक है। रंगराजन समिति थी ये डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश से संबंधित। और आबिद हुसैन समिति थी लघु उद्योग से संबंधित, ठीक है। और गरीबी से संबंधित थी सुरेश तेंदुलकर समिति। ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे मतलब ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा 23 मार्च को होता है शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। और 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे। इसके अलावा एक और डे होता है नेशनल टूरिज़्म डे। 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज़्म डे। ये था सेट 7 और इसके बाद आएगा सेट 8 जिसमें कि हम करेंगे 141 से 160 नंबर के क्वेश्चंस। तो देखते रहिए स्टडी एज। और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।